हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय के अध्याय 3 को, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 3.1 को भी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा, चतुर्भुजों को समझना। इस चैप्टर में हम चतुर्भुजों को समझेंगे, लेकिन चतुर्भुजों को समझने से पहले कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको हमें समझना होगा। तो चलिए पहले उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसमें समतल के बारे में। समतल का मतलब होता है प्लेन। जैसे कि आप कोई कागज़ ले लीजिए या आपकी जो कॉपी है उसका पेपर है वो समतल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये समतल है फ़िलहाल। ठीक है, अब यहाँ पर इस समतल पर मैं पेंसिल उठाए बिना कोई भी ऐसे आकृति बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आकृति बन के आई है आपके सामने, इसको हम वक्र बोलेंगे। ठीक है, क्या नाम है इसका? वक्र। इंग्लिश में इसको आप कर्व कह सकते हो। ठीक, अब चूँकि ये वक्र जो है समतल पर बनाया गया है, इसलिए आप इसको समतलीय वक्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही वक्र की। अब हम इन वक्र को और डीपली समझेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वक्र के बारे में भी समझते हैं। ये देखिए, ये है वक्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्व। देखो, वक्र का मतलब होता है जब आप किसी भी समतल पर बिना पेन उठाए या पेंसिल उठाए कोई आकृति ऐसे बना देते हो। ठीक है, तो ये वक्र कहलाता है। इस तरीके से वक्र बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वक्र के प्रकार है, ये है सरल वक्र, इसको हम सिंपल कर्व भी कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक वक्र बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे खुला सरल वक्र, क्योंकि ये खुला हुआ है। आप देखेंगे खुला हुआ है ये, इसलिए इसका नाम है खुला सरल वक्र। और ये दूसरा जो वक्र आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बंद है, इसलिए इसका नाम है बंद सरल वक्र। तो ये सरल वक्र है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर गैर सरल वक्र, नॉन सिंपल कर्व, इसको हम बोलेंगे नॉन सिंपल कर्व है, कि ये सरल वक्र नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आकृति जो बनी हुई है, इस तरीके का जो वक्र है ये, इसको हम बोलेंगे गैर सरल बंद वक्र। यानी कि ये बंद वक्र है, लेकिन ये सरल नहीं है। अब सरल क्यों नहीं है वो समझिए। देखिए, जब भी किसी वक्र में आपस में जब ये कट कर जाते हैं इस तरीके से, ये जो कट कर जाते हैं, कट करने की वजह से ये गैर सरल वक्र बन जाते हैं, यानी कि ये फिर सरल नहीं रह जाते। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये वक्र है और बंद भी है, लेकिन ये सरल नहीं है, गैर सरल है, नॉन सिंपल कर्व है ये। ठीक है, क्योंकि ये आपस में कट कर जाता है कहीं पर। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर ये है गैर सरल खुला वक्र। यहाँ पर है तो ये भी वक्र ही, लेकिन ये खुला वक्र है, ये बंद नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये गैर सरल है, यानी कि नॉन सिंपल है, क्योंकि ये भी आपस में कट कर रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो इस तरीके के जो भी वक्र आपस में कहीं पर भी ऐसे कट कर जाते हैं, तब वो नॉन सिंपल हो जाते हैं, सिंपल नहीं रह जाते हैं, वो गैर सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब आप ये देखिए, कुछ वक्र और हैं। खुला वक्र है, जैसे कि खुले वक्र के कुछ एग्जाम्पल है, इसको ओपन कर्व बोलते हैं। ये देखिए, खुला वक्र है, ये भी खुला वक्र है, खुला है, ये बंद नहीं है कहीं से भी, खुला वक्र है। ऐसे ही आप अब बंद वक्र देख सकते हैं, क्लोज्ड कर्व इसको कहते हैं। ये देखिए, ये बंद है, और ये भी देखिए बंद है, बंद वक्र है ये भी बंद वक्र है, और ये भी बंद वक्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने बताया आपको कुछ कर्व के बारे में। अब इसमें और आगे देख लेते हैं चैप्टर में जो भी है। अब देखिए, ये टेबल दी गई है बुक के अंदर, इसको समझिए। इसमें कहा है, सबसे पहला पॉइंट है सरल बंद वक्र है। सरल बंद वक्र कौन सा दिख रहा है आपको इनमें? जो सरल है और बंद भी है, सबसे आसान है जो बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये वाला, ये बिल्कुल सरल है और बंद वक्र है। ठीक है, क्योंकि आपस में कहीं पे कट नहीं कर रहा है, तो सरल है। दूसरा है फिर बंद वक्र जो सरल नहीं है। अब हमें बंद वक्र बताना है, बंद वक्र जो सरल नहीं है। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये बंद है और सरल नहीं है। देखो, क्योंकि कट कर रहा है किसी पॉइंट पे, इसलिए सरल नहीं है, और बंद है क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बंद है यहाँ पर ऐसे। तीसरा पॉइंट है कि सरल वक्र जो बंद नहीं है। वक्र सरल है लेकिन बंद नहीं है, तो ये देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट वाला सरल है बिल्कुल, लेकिन ये बंद नहीं है, खुला हुआ है। ठीक, अब देखिए डी पॉइंट, सरल वक्र नहीं है,
ये वक्र सरल नहीं है, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को लगा सकते हो क्योंकि आखिरी यही बच गया है। ये एक वक्र है जो सरल नहीं है क्योंकि आपस में कट कर गया। ठीक है दोस्तों, तो ये टेबल हो गई इसकी। अब इसमें और देखिए आगे। अब समझिए बहुभुज के बारे में। बहुभुज को इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं, POLYGON, पॉलीगन। अब ये बहुभुज होता क्या है यह समझिए। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें रेखाखंडों का इस्तेमाल हुआ है और ये जो रेखाखंड है ये आपस में मिल करके एक सरल बंद वक्र बनाते हैं। ठीक, इसी को बहुभुज कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी ये रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है और एक सरल बंद वक्र है, इसलिए ये भी एक बहुभुज है। ऐसे ही ये वाली आकृति आप देखोगे ये भी रेखाखंडों से बनी हुई एक सरल बंद वक्र है, तो इसलिए ये भी एक बहुभुज है। अब आप यहाँ पे देखिए वक्र जो बहुभुज नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वक्र है लेकिन ये बहुभुज नहीं है क्योंकि ये जो वक्र हैं ये सरल वक्र नहीं है, ये आपस में कट कर जा रहे हैं। ये देखिए ये भी आपस में कट कर रहे हैं, इसलिए ये सरल बंद वक्र नहीं है और ये तो बंद है ही नहीं, आप देख सकते हैं। तो ये बहुभुज नहीं है, केवल बहुभुज ये वाले हैं। ठीक है, जो रेखाखंडों से बने हैं और सरल बंद वक्र हैं ये बहुभुज है, ये वाले बहुभुज नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुजों को अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर किसी बहुभुज में 3 भुजाएं हों तो इस तरीके की आकृति मिलेगी हमें, तो इसका नाम है त्रिभुज। ऐसे ही 4 भुजा वाला जो बहुभुज है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। 5 भुजा वाला जो बहुभुज है उसे पंचभुज। 6 भुजा वाला बहुभुज जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 6 भुजा वाला बहुभुज है, इसको षडभुज कहते हैं। 7 भुजा वाले को सप्तभुज, 8 भुजा वाले को अष्टभुज। ऐसे ही ये चलता जाता है, n भुजा तक हम बहुभुज बना सकते हैं कोई भी। ठीक है, कितनी भी भुजाएं हो सकती है, जितनी भी भुजा होगी उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं हम, DIAGONAL, डायगोनल। ये स्पेलिंग आप नोट कर लेना। तो ये विकर्ण होता क्या है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। मतलब कि हमारे पास कोई बहुभुज है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इस बहुभुज के जब हम शीर्षों को मिलाएंगे आपस में, शीर्ष कौन से होने चाहिए, आसन्न शीर्ष नहीं होने चाहिए। मतलब कि आसन्न का मतलब हो गया जैसे P है और Q है, एक ही रेखा वाले शीर्ष नहीं होने चाहिए। इनके अलावा कोई शीर्ष होना चाहिए, जैसे कि ये P है और ये R है, ये ले सकते हैं आप इस तरीके के, और ये S है और ये Q है। ये इस तरीके के शीर्षों को जब आप मिलाओगे, ये देखिए मिलाने पर आपको एक रेखाखंड प्राप्त होता है। इन्हीं रेखाखंडों को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पंचभुज है, इसके विकर्ण मिला दिए हैं हमने अंदर। यहाँ एक त्रिभुज है, इसके भी विकर्ण हमने मिला दिए हैं। इसमें एक विकर्ण अंदर मिला है और एक विकर्ण बाहर हमें मिल जाता है। इसके अलावा हमें अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में भी समझना होगा। अभ्यंतर का मतलब होता है किसी आकृति के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आकृति है, ये इस आकृति के अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब उसके अंदर में हमने यहाँ पे कलर कर दिया है, और यहाँ पर बहिर्भाग को दिखाने के लिए हमने उसके बाहर कलर करके दिखा दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभ्यंतर का मतलब हो गया अंदर और बहिर्भाग का मतलब हो गया बाहर। ये देखिए ए पॉइंट मैंने यहाँ पे अंदर बनाया है उसके अभ्यंतर के अंदर, और यहाँ पर ए पॉइंट मैंने बाहर बना दिया है, यानी बहिर्भाग में या बाहर। ठीक है, अब हम समझते हैं उत्तल और अवतल बहुभुज को। उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स, अवतल को बोलते हैं कॉनकेव, यानी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स, इनको समझते हैं। देखो जो उत्तल बहुभुज होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। अब क्या अंतर है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में? ठीक है, वो देखिए उत्तल बहुभुज में क्या होगा, जितने भी आप विकर्ण बनाओगे वो सारे आपको इनके अंदर ही दिखाई देंगे, यहाँ पर अंदर ही रहेंगे, बाहर वो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो सारे अंदर ही बनेंगे। जितने भी आप बनाओगे आप बना के देख सकते हो। तो वे बहुभुज जिनमें विकर्ण जो है उनके अभ्यंतर में ही स्थित रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, वे सब उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। लेकिन हम बात करें अगर अवतल बहुभुज की, इन बहुभुज में जो विकर्ण है वो बाहर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार के जो बहुभुज होंगे वो अवतल बहुभुज होंगे। ठीक है, अब समझिए सम तथा विषम बहुभुज, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स।
देखिए क्या होते हैं सम तथा विषम बहुभुज, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आकृतियों को देख करके। सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगन्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, पंचभुज है, ये षटभुज है। तो इस तरीके के यहाँ पर जो है हमारे सामने पॉलीगन्स हैं, बहुभुज है। और ये सम है, सम क्यों है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए सम बहुभुज वे बहुभुज होते हैं जिनकी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की हो। जैसा कि आप इन आकृति में देख सकते हैं, प्रत्येक भुजा इनकी समान लंबाई की है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है। ये यहाँ पे निशान करके दिखाए गए हैं कि ये बराबर लंबाई की हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ इनके कोण भी आपस में बराबर हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक। ये देखिए इनके कोण भी आपस में, प्रत्येक कोण बराबर भी है और प्रत्येक भुजा भी बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बहुभुज है वो समबहुभुज कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी बहुभुज की जो भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजाएं वो बराबर हों और उसके प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर हो तो वो समबहुभुज कहलाते हैं। जबकि विषम बहुभुज की हम बात करें अगर इर्रेगुलर पॉलीगन की, इसमें कोण तो बराबर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें सभी कोण बराबर है, 90-90 डिग्री के हैं, लेकिन इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर नहीं है, इसकी आमने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये एक विषम बहुभुज कहलाएगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये केवल 2 ही कोण बराबर है, बाकी कोण अलग है, ये वाला कोण। और यहाँ पर जो भुजाएं बराबर है वो केवल ये और ये बराबर है, बाकी बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के जो बहुभुज है वो विषम बहुभुज कहलाते हैं। ऐसा ही आप यहाँ पर देख सकते हैं और ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजाएं बराबर नहीं है तो वह विषम बहुभुज है, ठीक है। अब समझते हैं कोण योग गुणधर्म को। कोण योग गुणधर्म में अगर मैं त्रिभुज की बात करूँ तो मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया हुआ है। अगर त्रिभुज के हम तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो कोण योग गुणधर्म से 180 डिग्री आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक हमारे पास चतुर्भुज है तब कोण योग गुणधर्म से एक चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, चतुर्भुज के 2 हिस्से कर देते हैं विकर्ण खींचकर इस तरीके से, तो हमारे पास 2 त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाते हैं। यह है फर्स्ट वाला और यह है सेकंड वाला, ठीक है। लेकिन जैसे ही अभी हमने पढ़ा है कि एक त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है 180 डिग्री, तो इसका भी कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे सेकंड वाले त्रिभुज के भी कोणों का योग 180 डिग्री, और दोनों को जब आप जोड़ दोगे 180 और 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इससे हमें पता चलता है कि एक चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग है वो होता है 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, ठीक है। तो बस ये हमें समझना था कोण योग गुणधर्म में। अब हम करते हैं इसकी पहली प्रश्नावली 3.1 को। अब देखते हैं प्रश्नावली 3.1 को। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इन आकृतियों को देख करके हमें बताना है, इनका वर्गीकरण करना है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र वो ढूंढने हैं हमें, साधारण बंद वक्र ऊपर जो आकृति हैं उनमें से ढूंढने हैं, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है, सबसे जो पहला पॉइंट है इसमें वो है साधारण वक्र हमें ढूंढने थे। तो ये आप देख सकते हैं ये साधारण वक्र हैं। प्रत्येक आकृति में आप देखेंगे ये जो आकृति हैं, जो ये यहाँ पे वक्र बने हुए हैं, ये खुद को नहीं काट रहे हैं कहीं पर भी, इसलिए ये साधारण वक्र हो गए, ठीक। फिर दूसरा आप देखोगे इसमें बी पॉइंट जो दिया है, बी पॉइंट में है साधारण बंद वक्र। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन्हीं आकृति को, ये साधारण बंद वक्र हैं, ये बंद है बिल्कुल, ठीक। फिर सी पॉइंट में आप देखोगे, यहाँ पर सी पॉइंट में बताना है हमें बहुभुज। बहुभुज मैंने आपको बताया था, बहुभुज एक तरीके से सरल साधारण जो है बंद वक्र ही होते हैं जो रेखाखंडों से मिलकर बनते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेखाखंडों से मिलकर बने हुए हैं और साधारण सरल बंद वक्र हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप डी पॉइंट में देखेंगे, यहाँ पे हमें कहा था कि उत्तल बहुभुज हमें ढूंढना है। उत्तल बहुभुज में आप देख सकते हैं ये एक उत्तल बहुभुज है, क्योंकि जब आप इसके विकर्ण बनाओगे वो अंदर ही बनेंगे। उसके बाद ई पॉइंट में हमें कहा था अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज इस प्रकार के बहुभुज होते हैं जिसमें विकर्ण अंदर की जगह बाहर भी बनते हैं, इसमें बाहर भी बनते हैं, अंदर के अलावा बाहर भी बन जाते हैं, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं इसमें विकर्ण बाहर भी बन सकते हैं। तो ये अवतल बहुभुज हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। ए पॉइंट है,
एक उत्तल चतुर्भुज में बताना है कितने विकर्ण हैं, बी पॉइंट है। एक सम षटभुज में बताना है कितने विकर्ण हैं, सी पॉइंट। एक त्रिभुज में बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। सबसे जो इसमें पहला पॉइंट है वो है एक उत्तल चतुर्भुज। एक उत्तल चतुर्भुज में हमें बताना है कि विकर्ण कितने होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCD एक उत्तल चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में आप देख सकते हैं 2 विकर्ण हैं, एक ये है जिसका नाम है DB, एक है ये AC। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया है कि एक उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण हैं, यहाँ AC और BD विकर्ण हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट में कहा था कि एक सम षटभुज में कितने विकर्ण हैं वो बताना है। ये देखिए एक सम षटभुज में कितने विकर्ण हैं, तो ये आप आकृति देख सकते हैं, ये एक सम षटभुज है, यानी कि ये 6 भुजा वाला एक हमारे पास बहुभुज है और सारी भुजा इसकी समान है, सम है, सम षटभुज। सम षटभुज में जब आप विकर्ण बनाना शुरू करोगे, जैसा कि यहाँ पर बने हुए हैं, आप जब इनको बनाओगे विकर्ण को, तो आपको इसमें 9 विकर्ण मिलेंगे, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखे हैं AD, AE, BD, BE, FC, FB, AC, EC और FD विकर्ण। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एक सम षटभुज में 9 विकर्ण होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है कि एक त्रिभुज में कितने विकर्ण हैं वो हमें बताने हैं। तो जब आप एक त्रिभुज बनाओगे और देखोगे कि क्या इसमें कोई आप विकर्ण बना सकते हो, नहीं बना सकते। त्रिभुज में आप कोई विकर्ण नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप देखोगे कि आप इस शीट्स को कहाँ जोड़ोगे बताओ। यहाँ पे आप नहीं जोड़ सकते, यहाँ पे जोड़ नहीं सकते, बीच में कोई शीट्स है नहीं आपके पास जोड़ने के लिए। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, यानी कि एक त्रिभुज में 0 विकर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक उत्तल चतुर्भुज है, उसके कोणों को जोड़ के हमें बताना है कि योगफल क्या आ रहा है। यदि वह चतुर्भुज उत्तल ना हो तब उनके कोणों पे भी वही नियम लागू होगा या नहीं, तो ये करके दिखाना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए ये है तीसरे क्वेश्चन का आंसर। माना ABCD एक उत्तल चतुर्भुज है तथा एक विकर्ण AC खींचा जो चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCD मैंने एक चतुर्भुज बना लिया है और मैंने क्या किया, इसमें एक विकर्ण खींचा है AC। ठीक है, इस विकर्ण से यह चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बढ़ जाता है। एक त्रिभुज है ADC और दूसरा त्रिभुज है ABC। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो चतुर्भुज है उत्तल चतुर्भुज है। उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है या उत्तल बहुभुज में क्या होता है, जो विकर्ण बनते हैं अंदर की साइड बनते हैं। तो यहाँ पर भी अंदर की साइड आप विकर्ण देख सकते हैं। अब हम इस पे आगे काम करेंगे। अब देखिए जो ये त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुजों के कोणों को हम जोड़ेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ADC के कोणों का योग, यानी कि इस वाले त्रिभुज के कोणों का योग, प्लस त्रिभुज ABC के कोणों का योग, यानी कि इस वाले त्रिभुज के कोणों का योग। दोनों त्रिभुज के कोणों को हमने जोड़ लिया है और यहाँ पर ऐसे लिख के दिखा दिया है। अब देखिए आप देख पाएंगे कि त्रिभुज ADC के जो कोण हैं वो कौन कौन से हैं। ये देखिए ADC ये त्रिभुज है, इसके आप कोण देख सकते हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि त्रिभुज ADC के जो कोणों का योग है वो है कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC के हम अगर कोणों को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कोण 4 है, कोण 5 है और कोण 6 है। तो ABC के कोणों का जो योग है वो होगा कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। अब जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे यहाँ पर भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसे हम बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। तो त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से यहाँ पर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हमने लिख दिया है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, 180 को 180 में जोड़ोगे तो आएगा आपके पास 360 डिग्री। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों से मिलकर बन रहा है ये ABCD जो कि एक चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग है वो है 360 डिग्री। अतः एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल 360 डिग्री होता है, हम ये कह सकते हैं। अब इसकी दूसरी साइड देखिए आप। क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर ये चतुर्भुज उत्तल ना होता तो भी क्या यह गुण लागू होता? तो हमने आंसर में दिया है हाँ, यदि चतुर्भुज उत्तल ना होता तो भी यही गुण लागू होता।
तो कैसे होता है ये वो भी देख लीजिए, इसकी पुष्टि करके देखेंगे अब हम। माना ABCD एक उत्तल चतुर्भुज नहीं है। इस बार हमने ABCD एक चतुर्भुज बनाया है जो कि उत्तल नहीं है, अवतल है, तथा एक विकर्ण BD खींचा जो चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक चतुर्भुज है, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, और बीच में विकर्ण खींचा है BD। ठीक है, ये एक अवतल चतुर्भुज है, उत्तल नहीं है ये। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे यहाँ पर भी दो त्रिभुज बन पा रहे हैं। एक तो ये वाला है, इसका नाम हमने दिया है ABD, ये आप देख सकते हैं, और एक दूसरा है यहाँ पे, इसका नाम हमने BCD दे दिया है। देखिए, तो यहाँ पर भी दो त्रिभुज है, तो इसमें भी वही हम काम करेंगे। जो पहला त्रिभुज है, त्रिभुज ABD के कोणों का योग करेंगे, और जो दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज BCD के कोणों का योग करेंगे। फिर इनके अगर आप कोणों को देखोगे तो यहाँ पर देखिए ABD में जो आप कोण देख पा रहे हैं वो है 1 2 और 3, ये कोण है 1 2 3। तो ऐसे यहाँ पे हमने लिख दिया कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। ऐसे जो दूसरा त्रिभुज है BDC, इसमें आप कोण देखोगे कोण 4 कोण 5 कोण 6। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। तो इन दोनों त्रिभुजों के हमने कोण यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे ही इन तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। इनको हमने लिख लिया है, दोनों को आप जोड़ोगे फिर से 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म यहाँ पे लगा है, इससे 180 प्लस 180 हो गया, और ये आ गया 360 डिग्री। यानी कि अगर चतुर्भुज आपके पास उत्तल नहीं है, अवतल है, तब भी उनके कोणों का योग कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी जिसके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक भी कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।